बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने इस मुख्तसर से सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ जो कि सेट के हवाले से हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह ज़ाय किए बगैर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर्स का सबसेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, सेट ऑफ होल नंबर्स जिसमें जीरो से नंबर स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 2 +-2 +-4 एंड सो ऑन, ऑड नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिसको P/Q की शक्ल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 7/8, जैसे 9/7, जैसे 15/3। ये तमाम नंबर्स क्या हैं? ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। हम P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि P और Q दोनों का ताल्लुक इंटीजर से होना चाहिए। ये सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। वो तमाम नंबर जिनको हम रैशनल नंबर्स नहीं कह सकते वो इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 7/√2, जैसे 15/√7, जैसे पाई। ये तमाम नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स नहीं हैं। ना होने का मतलब ये है कि इसको हम P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर ये P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट हुए हुए तो हैं, लेकिन देखें P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ताल्लुक इंटीजर से होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये इंटीजर से बिलोंग करता है लेकिन ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर है। 15/√7, 15 यकीनन इंटीजर्स में मौजूद है लेकिन √7 इंटीजर्स मौजूद नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। पाई हमारे पास 22/7 नहीं होता। पाई की अपनी एक वैल्यू होती है 3.141592654। पाई रिमेंबर पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 नहीं होता, ये समझाने के लिए बता दिया जाता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 3.141592654। दैट्स वाई ये नंबर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स में। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या सबसेट होते हैं एन का? क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं? नो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। क्यू डिनोट्स द रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर के तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स में हैं? नहीं, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं हमारे पास, -2/5, -7/8। इवन नंबर्स में 0 2 4 6, तो तमाम नंबर्स इवन नंबर्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर में शामिल हैं सिवाय 0 के। 0 भी एक इवन नंबर है, तो इस वजह से 0 क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इवन नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर्स इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर्स, हाँ, प्राइम नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड हैं। पहला प्राइम नंबर हमें कौन सा मिलेगा? 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर। वो तमाम नंबर जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो ये तमाम एलिमेंट्स क्योंकि नेचुरल नंबर्स में शामिल हैं, लिहाजा प्राइम नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए that contains some elements such that elements belongs to set of integers x² is equal to 25। देखिए, अगर x² इक्वल है 25 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यह आ जाएगा कितना? 25 का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या लगाओगे? प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x की वैल्यू आ गई +-5। तो ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो x की वैल्यू होगी +5 और -5। सो द करेक्ट आंसर इज -5 एंड +5। यही सवाल, प्लीज़ बी केयरफुल, अगर ऐसे होता कि यहाँ लिखा होता सेट A contains some elements such that elements belongs to natural numbers x² is equal to 25, तो ऐसी सूरत में जब हम x का आंसर निकालते तो +-5 आता, लेकिन हमारा जवाब नेचुरल नंबर्स में से होना चाहिए था। तो नेचुरल नंबर में -5 इंक्लूडेड नहीं होता, तो नेचुरल नंबर्स अगर यहाँ लिखा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? सिर्फ 5। अगर यहाँ नेचुरल नंबर्स लिखा होता तो हमारा आंसर सिर्फ 5 होता, फिर हम -5 कंसीडर नहीं करते। तो चूँकि यहाँ पर इंटीजर्स लिखा है, लिहाजा -5 भी होगा और +5 भी होगा। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं फॉर एनी टू सेट्स A एंड B इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B आर इक्वल।
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे ए सेट में भी 2 एलिमेंट्स हो और बी सेट में भी 2 एलिमेंट हो, जैसे यहाँ लिखा है 4 और 6, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का? नो। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो जाएं और इनकी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो जाए, तो ऐसे सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और सेट है, सेट सी, और इसके एलिमेंट्स हैं सपोज करो 4 और 6, तो हम कहेंगे कि A इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट C। A के तमाम एलिमेंट C में शामिल हैं, C के तमाम एलिमेंट A में शामिल हैं, तो फिर A और C आपस में इक्वल सेट्स हैं। जब दो सेट्स इक्वल हो जाएं तो ऐसी सूरत में ये दोनों सेट एक दूसरे के लिए इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो कहते हैं क्या A इम्प्रॉपर सबसेट है B का? नो, A B का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। B इक्वल टू A, ये भी वही बात लिखी हुई है, क्या B और A आपस में इक्वल सेट्स होंगे? नो। क्या A, ये वाला साइन यहाँ पर मिसिंग है, इस साइन को कहते हैं इक्विवेलेंट, क्या A इक्विवेलेंट है B का? यस, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। जब दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में सेम हो तो ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहा जाता है। तो ये वाला साइन किसका है? इक्विवेलेंट सेट्स का। जब भी दो सेट्स के दरमियान में आपको ये वाला साइन नज़र आए तो समझ जाइएगा दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में सेम है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या A प्रॉपर सबसेट है B का? ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट भी समझाता चलूँ, अगर हमारे पास एक सेट D है और इसके एलिमेंट हैं लेट्स से 4, तो हम कहेंगे कि D जो है उसके तमाम एलिमेंट A में शामिल हैं। D के तमाम एलिमेंट अगर A में शामिल हैं और D A के इक्वल नहीं है तो ऐसी सूरत में D A का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि इफ़ सेट contains some elements such that elements belongs to natural numbers, एलिमेंट्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से हो एंड लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन 1 हो। तो नेचुरल नंबर्स का सेट आपको पता है 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स एंड सो ऑन होता है। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो कि इसके अंदर लेस देन 1 होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? इसका जवाब हो जाएगा एम्प्टी सेट। इफ़ सेट ए is 1 2 3 4 set B elements are 2 4 6 then A delta B, A और B के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंस का तरीका ये होता है कि आपने A और B में कॉमन एलिमेंट्स काट देने और जितने एलिमेंट्स बच गए A और B के अंदर वो मिलाकर लिख देने 1 3 और 6 1 3 6। तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये था क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव? कौन सा ऑपरेशन इसमें कम्यूटेटिव नहीं होता? कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे हम ये कहते हैं कि A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। सेट को इंटरचेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। A यूनियन B इज सेम एज B यूनियन A, तो हम कहते हैं यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम A और B के दरमियान इंटरसेक्शन लेते हैं, दिस इज सेम एज B इंटरसेक्शन A, तो कम्यूटेटिव को ये भी फॉलो करता है, ये ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब A और B को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो आंसर पे फ़र्क ना पड़ता हो। A डेल्टा B और B डेल्टा A ये भी आपस में कम्यूटेटिव ऑपरेशंस हैं। इसका आंसर और इसका आंसर हमेशा सेम होता है, लेकिन A माइनस B इज़ नॉट सेम एज B माइनस A। A माइनस B और B माइनस A का आंसर सेम नहीं होता, सो द आंसर इज डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 में कहते हैं कि अ सेट कंटेन्स सम एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स x बिलोंग्स टू q। q का मतलब है रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स भी होते हैं और x का ताल्लुक किससे है? रैशनल नंबर से भी है। तो ये क्या हुए? ये p और q के दरमियान यूनियन हुए। वो एलिमेंट्स जो कि प्राइम नंबर्स भी हैं और वो एलिमेंट जो कि रैशनल नंबर्स भी हैं। तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? और को। और का मतलब क्या होता है? ये हो या ये हो। तो प्राइम नंबर हो या रैशनल नंबर हो, तो प्राइम नंबर हो या रैशनल नंबर हो, किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? P यूनियन Q से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एक ऐसा सेट जिसमें प्राइम नंबर के भी तमाम एलिमेंट आते हों और रैशनल नंबर्स भी आते हों। अ सेट दैट कंटेन सम एलिमेंट्स, एक सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जबकि एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करने चाहिए। फॉर ऑल x शुड नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो A इंटरसेक्शन B में हो। मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B को।
वो किस में इंटरेस्टेड है? तमाम एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए इंटरसेक्शन बी में ना आते हों। तो ये क्या चीज़ है? ये जो आपने हाईलाइट किया है एरिया, व्हाट इज दिस एरिया एक्चुअली? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स, एवरीथिंग एक्सेप्ट, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है सिवाय इस एरिया के, सिवाय इस कॉमन रीजन के। आपने सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट के अगर हम दो हिस्से कर लें, ए और बी, एक यूनिवर्सल सेट है उसके दो हिस्से कर लें, यानी अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ए और बी का अगर हम यूनियन करते हैं, ए और बी का अगर यूनियन कर लिया जाए तो ये यू के इक्वल आ जाए। एंड दूसरी बात ये कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये एक नल सेट हो, यानी दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट्स को क्या नाम दिया जाता है? ऐसे सेट्स को नाम दिया जाता है सेल्स का। तो ए एंड बी आर सेल्स व्हेन, कब? जब इन दोनों को ज्वाइन करने के ऊपर, इन दोनों को यूनियन करने के ऊपर यूनिवर्सल सेट आ जाए और इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। इसकी मिसाल बिल्कुल ये है कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 9, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों को यूनियन कर दें तो हमें एक यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और वो यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने सेल्स की डेफिनेशन रिकॉल कर ली। अब देखें, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, अगर दो सेट्स को यूनियन किया जाए यूनिवर्सल सेट आए और इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, यानी ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। ऐसी सूरत में ए और बी को क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। पार्ट नंबर 10 में कहते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें, फिर कॉम्प्लीमेंट करें, फिर कॉम्प्लीमेंट करें। तो कॉम्प्लीमेंट करके अगर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्चुअल सेट वापस आ जाएगा। एक दफ़ा फिर अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी एक दफ़ा फिर अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, बी के तमाम एलिमेंट अगर ए में शामिल हो, यानी ए अगर सुपर सेट हो, ए एक बड़ा सेट हो जिसमें तमाम बी के एलिमेंट्स शामिल हों, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? फ़र्ज़ किया एक सेट ए है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है इसके एलिमेंट है 1 2, तो बी के तमाम एलिमेंट ए में शामिल हैं, तो ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो किसके बराबर होगा? जो कि इटसेल्फ किसके इक्वल है? सेट ए के इक्वल है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। पार्ट नंबर 12 देखें, इन अ वेन डायग्राम डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। तो आप याद करें, जब आप यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया करते थे तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाते थे, तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है किसी यूनिवर्सल सेट को। पार्ट नंबर 13 देखें बेटा, x, 6 इक्वल है 2, y - 6। तो कॉमे से पहले वाला पार्ट कॉमे से पहले वाले पार्ट के इक्वल, यानी x इक्वल होगा किसके? 2 के, और 6 इक्वल होगा किसके? y - 6 के। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लें, 6 + 6 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 6 + 6 12। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 12 है। उसने x + y पूछा है, तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 12, एंड 2 + 12 इज 14। The correct answer is 14, option D. Order of A cross B is 100. Order of B is equal to 5. Order of A की वैल्यू बताएं। आपको याद है कि order of A cross B इक्वल होता था order of A मल्टीप्लाई बाय order of B। हमें order of A cross B given है which is 100. Order of A unknown. Order of B हमारे पास कितना है? 5. 5 is equal to order of A, and order of A is 20. So the correct answer is 20, option C. हम जल्दी से फंक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अब इंजेक्टिव फंक्शंस, सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस, डोमेन, रेंज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के एमसीक्यूज आपके हों वो आप बआसानी कर सकें। तो फंक्शंस रिकॉल करने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ करें एक सेट ए हमारे पास है, एक सेट बी हमारे पास ये है। सेट ए के एलिमेंट है एक्स वाई जी, सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। हमने इन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी,
वाई ए, वाई बी, वाई सी, जेड ए, जेड बी, जेड सी, ये हमने फाइंड कर लिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने आपसे कहा कि इसमें तीन कोई भी रिलेशंस बना लें। रिलेशंस का मतलब है इसमें से आपने इसके कोई भी सबसेट्स बना लेने। तो आपने एक बनाया एक्स ए, एक बनाया आपने वाई ए, जेड बी, रिलेशन 2 हमने बनाया एक्स ए, वाई बी, वाई सी, रिलेशन 3 हमने बनाया एक्स सी, वाई बी, जेड ए। इस तरह से आप कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक रिलेशन बनाया रिलेशन 4, ये आपकी अपनी मर्ज़ी का कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें तैयार करें। आप कह सकते हैं कि जेड बी, जेड सी, ये एक रिलेशन हो गया, जेड बी, जेड सी। तो इस तरह के आप बहुत सारे इसमें बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। ये रिलेशन जो आपने बनाए हैं इसमें जैसे ये रिलेशन है, इसको मैंने R1 कहा, इसको मैंने R2 कहा, इसको मैंने R3 कहा, इसको मैंने R4 कहा। इसमें बेटा ये जो x वाला पार्ट है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डोमेन। तो इसका डोमेन है XYZ और इसका रेंज है A एंड B। A रिपीट हो रहा है तो A को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। A एंड B, इट्स रेंज इज़ A एंड B। सिमिलरली यहाँ XY डोमेन होगा और रेंज क्या होगा, A, B और C होगा। इस तरह इसका डोमेन क्या होगा, X, Y और Z, जबकि इसका रेंज क्या होगा, C, B, A यानी ABC। इसको हमने अरेंज करके लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशन 4 का डोमेन क्या है तो क्या आप बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा? यस, डोमेन इज Z, हाउएवर इट्स रेंज इज B एंड C। तो डोमेन कॉमे से पहले वाला पार्ट, रेंज कॉमे के बाद वाला पार्ट। डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया। इसकी हम मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं कि हमने डोमेन XYZ लिखे, रिलेशन 1 में प्लॉट करने जा रहा हूँ, रिलेशन 1 बनाने जा रहा हूँ। मैंने डोमेन लिखा XYZ, मैंने रेंज लिखा AB, ये रिलेशन 1 के लिए। देखो X मैप कर रहा है A को, X मैप्स टू A, Y मैप्स टू A, Z मैप्स टू B, Z मैप कर रहा है किसको, B को। अगर इसी तरह हम रिलेशन 2 तैयार करें तो रिलेशन 2 में डोमेन हमने लिखा X और Y, रेंज हमने लिखा ABC। यहाँ अगर रिलेशन 2 को देखा जाए तो X मैप्स टू A, X मैप्स टू A, Y मैप्स टू B, Y मैप्स टू B, Y मैप्स टू C, Y मैप्स टू C। सिमिलरली रिलेशन 3 अगर हम बनाएं तो रिलेशन 3 में डोमेन है XYZ, यह मैंने लिखा इसका डोमेन, और रेंज मैंने लिखा ABC। X मैप कर रहा है C को, X मैप्स टू C, Y मैप्स टू B, Y मैप्स टू B, Z मैप्स टू A, Z मैप्स टू A। कहीं भी ब्रांचेस अगर आपके पास इस तरह से बन रही हो कि ये डोमेन की वैल्यू है और अगर ये रेंज की मल्टीपल वैल्यूज़ को, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को मैप कर रही हो, डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज़ को मैप कर रही हो, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, बस ये नहीं होना चाहिए कि डोमेन की एक वैल्यू से ब्रांचेस निकल रही हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ मैप हुई और वहाँ हमने ये कहा कि ये फंक्शन नहीं है। बाकी हर तरह के फंक्शंस हैं, बाकी तमाम बाइनरी रिलेशंस फंक्शंस होंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि एनी वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन की कोई भी वैल्यू हो, कैन नॉट मैप नहीं कर सकती मोर देन 1 वैल्यू ऑफ रेंज, एक से ज़्यादा वैल्यू रेंज की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन, अब इनटू फंक्शन किसे कहा जाएगा? फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, कोई भी दो सेट्स हो A और B, अ फंक्शन f फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इनटू फंक्शन में रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए B का। मैंने मिसाल दी, एक सेट A है और एक सेट B है। हमने रिलेशन बनाया एक XA, YA और ZB, ये एक रिलेशन हमने बना लिया। इस रिलेशन को बनाने के बाद मैंने आपसे कहा कि इसमें ज़रा जो डोमेन है फंक्शन का वो ज़रा डिफाइन करें। तो आपने कहा यहाँ X, Y और Z, ये फंक्शन का डोमेन हो गया। रेंज क्या है? कॉमे के बाद की वैल्यू, कॉमे के बाद यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज A एंड B। हमने डोमेन को एक सर्कल में लिखा, रेंज को हमने दूसरे सर्कल में लिखा और हमने इस रिलेशन को प्लॉट किया। जब हमने ये रिलेशन प्लॉट किया तो X मैप्स टू A, Y मैप्स टू A, Z मैप्स टू B। ये एक इनटू फंक्शन है क्योंकि जो रेंज है वो एक प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? B का, सेट B का। अ फंक्शन इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f, अगर फंक्शन की जो रेंज है, अगर फंक्शन की जो रेंज है वो एक प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट B का। अब देखो फंक्शन की अगली टाइप,
ये टाइप है 1 to 1 फंक्शन की। 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है, डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा होगा। A मैप्स टू 3, B मैप्स टू 5, C मैप्स टू 7, इस तरह के फंक्शन जिसमें डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा हो, ऐसे फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन का नाम दिया जाता है। नाउ वी हैव इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा इंजेक्टिव फंक्शन किसे कहा जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन समझने के लिए एक ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी हो और 1 to 1 भी हो। मैंने आपको दोनों की डेफिनेशंस दी हैं, दोनों की डेफिनेशंस में जल्दी से रिकॉल कराता हूँ। देखिए मैंने भी आपको इनटू फंक्शन बताया था कि इनटू फंक्शन में होता यह है कि आर रेंज शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। रेंज प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। ये सारी बातें समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपके सामने रखी है। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। मैंने एक रिलेशन तैयार किया और वो रिलेशन मैंने बनाया 1A 2B 3C। ये एक रिलेशन बन गया। रिलेशन तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है 1 2 3, तो डोमेन मैंने लिखा यहाँ। फिर इसका रेंज क्या है? A B और C। रेंज मैंने लिखी A B C। अब देखिए रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट बी का, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट बी में शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि रेंज के तमाम एलिमेंट सेट बी में शामिल हैं और ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है, लिहाजा ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन है तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन भी है। और यहाँ पर हम 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस भी देख रहे हैं। 1 मैप्स टू ए, 2 मैप्स टू बी, 3 मैप्स टू सी। तो 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस भी है और इनटू भी है। जहाँ पर ये दोनों बातें नज़र आ जाएं, ऐसे फंक्शन को बेटा इंजेक्टिव फंक्शन का नाम दिया जाता है। इंजेक्टिव फंक्शन याद रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्टिव फंक्शन? फंक्शन इनटू भी हो और 1 to 1 भी हो। नाउ वी हैव ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हों ए और बी, इस तरह से कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन इफ रेंज इज इक्वल टू सेट बी। अगर रेंज इम्प्रॉपर सबसेट हो बी का। मैं ये बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल रखता हूँ आपके सामने। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2। मैंने एक रिलेशन बनाया और वो रिलेशन मैंने बनाया A1 B2 और C2। ये एक रिलेशन है, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलेशन बना सकता हूँ। इस रिलेशन का डोमेन क्या है? A B और C, तो इसका डोमेन हो गया ABC। और इस फंक्शन का रेंज क्या है? इस फंक्शन का रेंज है हमारे पास 1 2, तो 1 2 इसका रेंज हो गया, यानी कॉमे के बाद हमें जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं वो 1 और 2 हैं, तो ये इसका रेंज हो गया। मैपिंग कराई हमने। मैपिंग ऐसे की कि A मैप्स टू 1, A मैप कर रहा है 1 को, B मैप्स टू 2, B मैप कर रहा है 2 को, C मैप कर रहा है 2 को, C मैप कर रहा है 2 को। तो अब ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन एक ही बात होती है, ऑन टू कह लो या सरजेक्टिव कह लो। ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके तमाम एलिमेंट अगर बी में शामिल हो, हम कह सकते हैं कि रेंज इक्वल है किसके? सेट बी के। तो किसी भी रिलेशन में अगर रेंज इक्वल हो जाए सेट बी के, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, यानी बी के तमाम एलिमेंट रेंज में कंज्यूम हो जाएं। अगर बी के तमाम एलिमेंट्स आर में या रेंज में कंज्यूम हो गए तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। आखिरी फंक्शन की टाइप है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्या मतलब? देखो तुम्हें 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस नज़र आ रही है। अगर 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस भी है और रेंज इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, रेंज इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी रेंज के तमाम एलिमेंट्स बी में शामिल हो या बी के तमाम एलिमेंट्स रेंज में कंज्यूम हो गए हों, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन आता है। तो ये तमाम फंक्शन की टाइप्स आपको याद रखनी है ताकि ये एमसीक्यूज़ में आप इसके सवालात कर सकें। ये तमाम डेफिनेशंस हमने देख ली। अब देखें, अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। एक फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। कब इनटू फंक्शन होता है? जब रेंज क्या हो? एक प्रॉपर सबसेट हो किसका? कोडोमेन का। when range is the proper subset of codomain. So option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल में हमसे कहते हैं विच वन इज़ अ फंक्शन। इसमें से कौन सा फंक्शन है? तो फंक्शन के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया था। मेथड ये होता है कि आप डोमेन और रेंज लिखते हैं। टू मैप कर रहा है किसको?
5 को, फिर 2 मैप कर रहा है 7 को, फिर 3 मैप कर रहा है 8 को। तो मैंने आपको बताया था कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज़ को नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। 6 मैप कर रहा है 7 को, फिर 7 मैप कर रहा है 6 को, और फिर 6 मैप कर रहा है फर्दर 8 को। तो यहाँ 6 जो है वो दो वैल्यूज़ को मैप कर रहा है, 6 7 को भी मैप कर रहा है और यहाँ 6 8 को भी मैप कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। यहाँ देखें सी में 0 मैप कर रहा है 5 को, 6 मैप कर रहा है 0 को, और फिर 5 मैप कर रहा है 6 को। तो इसका मतलब डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज़ को मैप नहीं कर रही हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 फंक्शन है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कहते हैं विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव। इसमें से कौन सा हमेशा बाइजेक्टिव होगा? क्या ऑन टू फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव हो सकता है, या 1 to 1 फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव हो सकता है, या इनटू फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव हो सकता है, या 1 क्रॉसपोंडेंस बाइजेक्टिव फंक्शन होती है। विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इसमें से कौन सा हमेशा बाइजेक्टिव होगा? अब देखिए, मैंने आपको बाइजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा 1 to 1 होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस रखता है, और ये ऑन टू फंक्शन भी होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि रेंज के तमाम एलिमेंट्स बी में इंक्लूडेड हो, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट कंज्यूम हो रहे हों रेंज में। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस। विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इसमें से कौन सा हमेशा बाइजेक्टिव होगा? 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, अगर डोमेन नेचुरल नंबर्स का सेट हो और रेंज जो है वो रियल नंबर्स का सेट हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है? देखो, एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 6 है। ये जो एफ ऑफ समथिंग लिखा है, तो नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल डोमेन। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं डोमेन। और यहाँ जो भी चीज़ लिखी होती है, जो भी रिजल्ट लिखा होता है, इसको कहा जाता है रेंज। तो डोमेन 5, यस 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, 6 इज़ अ रियल नंबर। तो ये तो मुमकिन है, पॉसिबल है कि डोमेन 5 हो और रेंज जो है वो 6 हो, डोमेन 7 हो, रेंज 8 हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ देखो डोमेन जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, जबकि उसने कहा था कि डोमेन जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि -2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। डोमेन का ताल्लुक किससे होना चाहिए? नेचुरल नंबर से होना चाहिए। यहाँ डोमेन हमारे पास क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। विच वन इज़ कम्यूटेटिव, इसमें से कौन सा कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव की डेफिनेशन अभी कुछ देर पहले ही आज ही के MCQs में, इसी वीडियो लेक्चर में आपने देखी थी। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर दो चीज़ों के दरमियान कुछ ऑपरेशन हो रहा है और इन चीज़ों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। डिफरेंस इज यूनियन इज कम्यूटेटिव, यूनियन कम्यूटेटिव है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज़ नॉट सेम एज B क्रॉस A माइनस B इज़ नॉट सेम एज B माइनस A क्रॉस B इज़ नॉट सेम एज B क्रॉस A। तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं है, ये भी कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? कम्यूटेटिव है। A यूनियन B इज़ सेम एज B यूनियन A। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B इज़ सेम एज B इंटरसेक्शन A। सिमिलरली A डेल्टा B इज़ सेम एज B डेल्टा A। ये सारे के सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जबकि डिफरेंस या कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मिलते हैं किसी और वीडियो सेशन में कुछ और नए MCQs के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।